नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा नाव और धारा यानी बोट्स एंड स्ट्रीम के संबंध में। और इस पर मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कुल 11 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए और कॉन्सेप्ट मोर और लेस एक ही रहे। आपको कई तरह के कॉन्सेप्ट या कोई टाइप नाम बता करके मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टाइप लगाने की जरूरत नहीं है। आप हर क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और नाव और धारा के संबंध में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं इन 11 क्वेश्चंस में सभी तरह के क्वेश्चंस लिया हूं। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। और बेसिक चीज से लेकर के एडवांस तक की बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो देखना ना भूलिए। और इसके पहले मैं टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड ट्रेन पर बात कर चुका हूं। तो आप उसको अगर देख लेंगे तो वही कॉन्सेप्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का इसमें भी यूज होगा, यानी बोट्स एंड स्ट्रीम में भी यूज होगा। तो पहले वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। कॉन्सेप्ट इसका रहेगा कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत नाव की चाल और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। जैसे शुरू में लेंगे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में यानी जब कोई धारा नहीं है, कोई जो पानी बह रहा है उसकी कोई स्पीड न रहे, तब शांत जल में ये जो नाव है इसकी स्पीड को स्पीड ऑफ बोट कहेंगे। एस बी का मतलब होगा स्पीड ऑफ बोट। तो शांत जल में नाव की धारा के लिए स्पीड ऑफ बोट को हम यूज करेंगे। अगर धारा की चाल दी है, धारा मान लीजिए इधर है, नदी की गति इस साइड में चल रही है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट के लिए एस ऑफ सी, यानी इस तरह से हम ये संकेत यूज करेंगे। अब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए धारा इस दिशा में है और नाव इस दिशा में ले जाई जा रही है। तो धारा की विपरीत हो गई क्योंकि धारा करंट इस दिशा में जा रही है और नाव को, बोट्स को इस दिशा में ले जाना है। तो इसको बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसको हम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कहेंगे। अप स्ट्रीम माने धारा के विपरीत। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को इस संकेत से हम यूज करेंगे, एस यू। एस मीन्स स्पीड और यू मीन्स अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल। और यहां पर आप देखिए कि धारा की गति जो है इस दिशा में है और नाव की गति भी इसी दिशा में है। तो धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में है। तो इसको कहेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। तो उसके लिए यूज करेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब इन सब चीजों के लिए मैंने ये चित्र से आपको दिखा दिया कि धारा की गति क्या है और शांत जल में नाव की चाल क्या है। फिर वह नाव धारा के विपरीत दिशा में अगर ले जाई जाएगी, खींची जाएगी, तो उसको कहेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल या स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। और धारा के दिशा में अगर नाव को खींची जाएगी तो उसके लिए संकेत यूज करेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पर संकेतों का यूज करते हुए इस चीज को देखें कि स्पीड ऑफ बी यानी नाव की शांत जल में चाल। या नाव की चाल शांत जल, नाव की चाल शांत जल में। एस ऑफ सी का मतलब हुआ धारा की गति या धारा की चाल।
तो धारा की कोई न कोई डायरेक्शन भी होगा कि किस दिशा में वो धारा की गति है, इसकी दिशा भी होगी। और शांत जल में नाव की चाल यानी जब उसमें कोई धारा नहीं है तब नाव चलाई गई, तो उसकी स्पीड को स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट इसे कहें। अब धारा के विपरीत नाव की चाल, मान लीजिए कि धारा इस दिशा में है, स्पीड ऑफ करंट ऐसे है, और नाव को इस दिशा में खेना है, नाव इस दिशा में ले जाना है, यानी स्पीड ऑफ बोट इस बोट को इस दिशा में ले जाना है, यानी धारा के विपरीत ले जाना है, तब इसे कहेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। इसको कहेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि शांत जल में ये नाव की चाल है और इसमें से धारा की चाल घटा देंगे, धारा की चाल घटा देंगे, तो ये होगा स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले। और धारा के अनुकूल चाल, धारा इस दिशा में है और नाव भी इसी दिशा में, तो स्पीड ऑफ करंट इस दिशा में और नाव भी इसी दिशा में खींची जा रही है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में उसकी चाल है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम मन मीन्स भी धारा होती और करंट मीन्स भी धारा होती, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को हम लोग लिखेंगे। देखिए, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल तो थी ही, इसमें करंट की चाल और ऐड हो जाएगी, यानी धारा की चाल और उसमें जुड़ गई, तो थोड़ा नाव तेज चलेगी। भाई, जिस दिशा में नाव नदी की गति है उसी दिशा में अगर नाव चलाई जाएगी तो नाव और तेजी से जाएगी। तो ये बात समझ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर दें, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ने और घटाने पर लिख देते हैं, दोनों काम करना है। तो जोड़ने पर देखिए, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को हम लोगों ने लिखे था स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को लिखा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, यहाँ पर प्लस कर दिया क्योंकि धारा के अनुकूल चाल। अब इसे हम लोग प्लस करेंगे यानी जोड़ रहे हैं, तो यहां से देखिए स्पीड ऑफ अप प्लस स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर, ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 स्पीड ऑफ बोट आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट यहां से क्या मिलेगी? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बाई 2। ये जो है आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मिल गई कि अगर नाव की चाल धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल दिया हुआ है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या आएगी? तो ये जो है शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। ये शांत जल में नाव की चाल निकल गई, और इसमें क्या क्या दिया हुआ था? धारा के विपरीत चाल और धारा के अनुकूल चाल को जोड़कर आधा कर देने से शांत जल में नाव की चाल निकल गई। अब हम लोग धारा की अगर गति निकालना चाहें तो इसी इक्वेशन को यहां पर माइनस कर दिया जाएगा।
स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। अब इसे माइनस करना है हम, क्योंकि हमको स्पीड ऑफ करंट पता करनी है, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस किया तो देखिए ये प्लस था, अब ये माइनस हो गया और अब ये कट जाएगा। तो स्पीड ऑफ अप माइनस स्पीड ऑफ डाउन ये हो गया, और यहाँ पर -2 स्पीड ऑफ करंट। ये माइनस को अगर हम लोग इधर एडजस्ट करें तो स्पीड ऑफ डाउन में से स्पीड ऑफ अप निकलेगा, तब 2 टाइम्स स्पीड ऑफ करंट हुई। तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन में से स्पीड ऑफ अप निकल करके और उसका आधा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको मिल गया, नदी की गति यानी धारा की गति यहाँ से पता चल गई। तो ये जो आपको मिला धारा की चाल या नदी की गति। तो पूरे नाव और धारा में यही 2 फार्मूले जो हमने आपको यहाँ पर डेवलप करके बताया, इनको पूरा डिटेल करके बताया, इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज किया जाएगा। तो आपने देखा कि ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले मिल गए। शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, अगर नाव की धारा के विपरीत चाल दिया हो और नाव की धारा के अनुकूल चाल दिया हो, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति को हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा यहाँ पर अप्लाई होगा, वही पूरा लागू होगा। तो इसमें हम लोग ये टाइम स्पीड वाले में ये जानते हैं, सारा चीज यहाँ पर वही लागू होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल को हम लोग स्पीड कह रहे हैं और डिस्टेंस को डी और टाइम को टी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर केस बनेगा, केस माने स्थिति, पहली स्थिति होगी कि अगर दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, समान माने एक बराबर हो यानी निश्चित हो, तो क्या होगा, यानी इस प्रकरण में ये होगा कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक 2 बिंदु हैं ए और बी। नदी की गति इस दिशा में है यानी स्पीड ऑफ करंट, और ये ए और बी की डिस्टेंस डी दिया हो। तो एक बार जो नाव है, नाव एक बार यहाँ थोड़ा मोटा हो गया, एक बार नाव धारा के अनुकूल ले जाई जाए, मान लीजिए ये नाव है, बोट है, इस बोट को धारा के अनुकूल ले जाई जाए तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगा धारा की गति की दिशा में, और इसी नाव को अगर धारा की विपरीत दिशा में ले जाई जाए, यानी इस नाव को धारा की विपरीत दिशा में, अब नाव इस साइड आ रही है और धारा की गति ये है, तो यहां से मिलेगा आपको स्पीड ऑफ अप करंट। अब दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है कि नाव पहले इसी दूरी को, मान लीजिए कि स्पीड धारा की दिशा में नाव जो है t1 टाइम में गई और धारा की विपरीत दिशा में उसे t2 टाइम लगा, या आप चाहें तो मान सकते हैं इसका उल्टा
कि धारा की विपरीत दिशा में उसे इस d डिस्टेंस को तय करने में t1 टाइम लगा, और धारा की दिशा में इस नाव को इसी d को तय करने में t2 टाइम लगा। तो धारा की दिशा में तय करने के लिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हम लोग कह रहे हैं, और इसे तय करने में नाव को कितना टाइम लगा है धारा की दिशा में, तो उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो इस स्थिति में नाव को टाइम लग रहा है t1 t2, और धारा की विपरीत दिशा में टाइम लग रहा है t1। तो यहां पर दूरी वही है, सेम है। तो देखिए दूरी सेम है, इसका मतलब कि चाल बराबर हो जाएगी d अपान t। तो यहां से d बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। अब d सेम है तो यही d एस ऑफ अप स्ट्रीम इंटू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, या इसको आप चाहें तो t1 हम लोग माने ही। तो ये हो गया स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल गुणे टाइम t1 लगा उसी दूरी को तय करने में, और इसी d को तय करने में जब धारा की दिशा में नाव जा रही है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम हम लोगों ने t2 माना। तो दोनों ये बराबर हैं, d इसके बराबर है और d यहां भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इंटू t1 बराबर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू t2। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपान स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर हो जाएगा t2 अपान t1। और आप याद करिए कि जब टाइम डिस्टेंस में हम लोग यही बात कर रहे थे तो यही फार्मूला वहां भी आया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी यानी दूरी एक समान होगी तो चाल उनके टाइम के यानी समय के व्युत्त क्रमानुपाती हो जाती है, या समय जो है चाल के व्युत्त क्रमानुपाती हो जाता है, यानी चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय। इसका मतलब कि चाल अगर बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये कंडीशन आ जाती है। तो इस सूत्र का बहुत बार प्रयोग होगा। दूसरा केस इसमें यह आएगा, केस नंबर 2 में, कि यहां पर हम ये कह दें कि टाइम कांस्टेंट हो यानी समय निश्चित हो। या एक समान। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो ज्यादा दूरी तक डिस्टेंस तय करेगा। मान लीजिए कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम से यानी धारा के विपरीत दूरी किसी नाव को तय करने में d1 जाती, और धारा की दिशा में उतने ही टाइम में मान लीजिए t टाइम में d1 डिस्टेंस तय हुआ, और धारा के अनुकूल जाने पर यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जाने पर डिस्टेंस 2 तय हुआ। टाइम यही है, इसी टाइम में तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, समय उसी समय में। तो यहां पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो ये देखिए डिस्टेंस अपान स्पीड, यहाँ पर टाइम यही है, और इसी टाइम के लिए d2 अपान स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो d1 अपान एस यू बराबर d2 अपान एस डाउन स्ट्रीम। अब इसको उलट देंगे तो एस यू अपान d1 बराबर एस डी अपान d2। इसको हमने उल्टा कर दिया ताकि हम इसको इस तरह से लिख सके, स्पीड ऑफ अप करंट अपान इस चीज को नीचे ले आ दिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, इसको हम स्पीड ऑफ अप करंट के नीचे ला दिए।
अब d1 को यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे d1 अपॉन d2। तो यहाँ पर ये आ गया कि अगर टाइम कांस्टेंट हो यानी समय कांस्टेंट हो तो जो चाल होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली अनुपाती हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब चाल ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी, जब चाल कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर होगी। तो मोर आर लेस इन्हीं दोनों चीजों का यूज होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड में ये बात की गई है कि ये डिस्टेंस है, मान लीजिए डी, यह स्थान ए है और यह स्थान बी है, और यहां पर हम लोगों ने मान लिया है कि ये नदी की धारा की गति है, स्पीड ऑफ करंट। ये दिया रहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल गई, ये नाव या कोई तैराक नाव की जगह पर तैराक धारा के अनुकूल और इसी दूरी को फिर वापस हुआ, ये नाव वापस हुई और यहां धारा के प्रतिकूल चला। इसी दूरी को वो तैरते हुए गया और फिर वापस हुआ, तो डिस्टेंस वही रही। और स्पीड जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी। तब क्या होगी? नाव की गति प्लस धारा की गति जुड़ जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन करेंगे। और जब वो विपरीत आएगा यानी स्पीड ऑफ अप में आएगा तो नाव की गति में से धारा की गति घट जाएगी, ये हो। तो आपको ये चीज लेना है, ये स्पीड आपको मालूम रहेगी। तो ये स्पीड मालूम है और ये डिस्टेंस है, तो धारा के अनुकूल जाने में टाइम को हम t1 ले लिए या t डाउन स्ट्रीम ले लिए। धारा के अनुकूल जाने में टाइम को हमने t डाउन स्ट्रीम ले लिया। तो ये डिस्टेंस वही है और इसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम से तय करेगा, इसी d को। और t ऑफ अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा? d वही होगा, दूरी वही है, वो वापस आएगा, तो वापस धारा के विपरीत आएगा, तो स्पीड ऑफ अप करेंट। औसत नाव की औसत चाल क्या होगी? नाव की औसत गति, और नाव की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति होती है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां पर गलत लिखी, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? d जाना और d वापस आना, वही दूरी सेम है, सेम दूरी है। अब यहाँ पर कुल टाइम क्या लगा? यहाँ पर d अपान एस ऑफ डाउन करेंट और प्लस d अपान स्पीड ऑफ अप करेंट। तो ये जब आप हल करेंगे तो देखिए d कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2d आ जाएगा, और यहाँ पर d कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपान स्पीड ऑफ डाउन करेंट प्लस 1 अपान स्पीड ऑफ अप करेंट। ये dd कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर हो गया स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपान, ये गलती हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपान स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो ये औसत गति आ गई नाव की जब सेम डिस्टेंस से कोई तैराक या कोई नाव ले जाई जाए और फिर उसी डिस्टेंस को वापस आई जाए। तो ये आराम से हम लोग
इस तरह से निकाल सकते हैं, कुल दूरी अपान कुल समय, जिसको हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए और इसको एडजस्ट कर लिए। कुल 3 तरह के सूत्र आपने देखे और इन्हीं 3 तरह के सूत्रों का यूज जो मैंने 11 क्वेश्चन लिए हैं उसमें किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है कि एक नाव 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। वह 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या? तो हम लोग नाव की चाल धारा के विपरीत इसको कहते हैं एस ऑफ यानी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। इसको मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि धारा के विपरीत नाव की जो चाल है वो स्पीड ऑफ यू है और धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है वो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये मान लिया जाए। तो दो यहां से इक्वेशन बनेंगे। वो 7 घंटे में ही 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपान चाल, स्पीड। तो 8 अपान धारा के प्रतिकूल जाती है, 8 अपान एस ऑफ यू प्लस धारा की दिशा में यानी 12 अपान एस ऑफ डाउन स्ट्रीम, और ये मिलके 7 है। इसको पहला इक्वेशन माने। दूसरा दिया है कि वह 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी 9 बटा स्पीड ऑफ अप प्लस 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और ये है 9। अब इस समीकरण से हमको धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकालना है, तब हमको स्थिर जल में नाव की चाल आ जाए। अब देखिए, ये दो तरह के आपको समीकरण है। इन दो तरह के समीकरण से आपको निकालना है स्पीड ऑफ अप और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की वैल्यू। तो अगर हम लोग इस ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ इसको 36 बना लें और इसे भी 36 बना लें, तो ऊपर 2 से गुणा कर दें 3 से, तो ये 36 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा और 3 से यहाँ, और इसे भी 36 बनाना है तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ। अब आपको जो इक्वेशन ये दिखेगा ये हो गया 24 बटा स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 36 बटा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 21, और नीचे 9 दूनी 18, 18 बटा स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम प्लस ये 36 बटा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर यहाँ होगा 18। अब इसे माइनस कर दिया जाए तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे। यहां से 24 में से 18 निकल गया, तो 6 बटा स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बराबर यहां से आ गया। ये देखिए 21 में से 18, तो 18 3 21, यहाँ पर 3 आ गया, तो इसे काट देंगे तो ये 2 आ गया। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ गया 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों को स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 8 अपान स्पीड ऑफ अप यानी जो पहला समीकरण था प्लस 12 अपान स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम
बराबर 7 था। अब अप स्ट्रीम की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 से ये 8 4 बार में कट गया, तो 12 अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3, और 3 चौके ये 12 हो गया। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब यहाँ पूछ रहा था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में स्पीड ऑफ बोट जो होती है, नाव की चाल होती है स्पीड ऑफ अप प्लस स्पीड ऑफ डाउन अपॉन 2। ये शांत जल में नाव की चाल होती है। तो ये 2 है, स्पीड ऑफ अप 2 है, और ये 4 है बटा 2, 4 2 6, 6 बटा 2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर आ। तो शांत जल में नाव की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गई, और यही हमसे पूछा जा रहा था कि शांत जल में नाव की चाल क्या। शांत जल में नाव की चाल आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों को करना था कि ये मान लेना था कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और 2 तरह की इक्वेशन बन गए, और इन इक्वेशन को बस सॉल्व किया गया। आपका क्वेश्चन तो सिर्फ इतने में ही है। अब इसे सॉल्व करके धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल निकालनी थी नाव की, फिर उनको जोड़कर आधा कर देने पर शांत जल में नाव की चाल आ जाती। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक नाव 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 11 घंटे में समान दूरी धारा के अनुकूल तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखिए 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 13 घंटे में और 11 घंटे में धारा के अनुकूल, तो यहां पर डी कांस्टेंट है, यानी दूरी निश्चित है, दूरी एक समान है। तो जब दूरी एक समान होती है तो स्पीड ऑफ अप अपान स्पीड ऑफ डाउन बराबर T2 अपान T1 होता है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ अप अपान स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हमको पता करना है। T2 क्या है, T2 देखिए 11, ये एक नाव 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 13 घंटे में, तो धारा के जो प्रतिकूल है वो स्पीड ऑफ अप है, वो टाइम 13 घंटा है, तो ये 13 घंटा है। धारा के अनुकूल 11 घंटा। यहाँ स्पीड का रेशियो मिल गया। देखिए धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल उसकी चाल आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, स्पीड ऑफ अप प्लस स्पीड ऑफ डाउन अपान 2। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ अप 11 आ गई, स्पीड ऑफ डाउन 13 आ गई, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 1 1 2, 24 बटा 2, और ये आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड नाव की आ गई शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि जब दूरी समान हो या कांस्टेंट हो तो जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उतनी ही दूरी, सेम दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा में औसत गति पूछ ली। तो एवरेज स्पीड क्या है या औसत गति क्या है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, औसत गति क्या होती है, 2 गुणे धारा की दिशा में गति और धारा की विपरीत दिशा में गति। तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 24 गुणे 40 बटा में 24 धन 40, तो ये हो गया। देखिए 2 गुणे 24 गुणे 40, अब इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6 64 हो गया, तो 8 3 की 64 24 और 8 28 64, और 2 चौके 8 और 4 दाम में 40, 10 यानी 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति आ गई। तो यहाँ पर ये
आंसर इसका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। और ये देखिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ये 2018 में आया हुआ है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक नाव नदी की विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो? देखिए ये दूरी जो 35 किलोमीटर है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर फिर डी कांस्टेंट आ गया। तो डी कांस्टेंट आ गया तो स्पीड ऑफ अप अपॉन स्पीड ऑफ डाउन, तो धारा की विपरीत धारा में यात्रा 7 घंटे में होती और नदी की धारा के साथ 5 घंटे में, तो 5 बटा यहाँ 7 हो गया। तो देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई 5 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चाल आ गई 7 किलोमीटर। तो स्थिर जल में स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो इन दोनों का योग यानी 5 धन 7 बटा में 2, तो 12 बटा 2 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड आ गई। शांत जल में नाव की चाल आ गई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में बोट की गति यानी नाव की गति क्या? तो देखिए ये डिस्टेंस यहां भी कांस्टेंट हो गई। एक मोटर बोट नदी की अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में, यानी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अनुकूल प्रवाह में 3 घंटे में ये 3 और विपरीत में 3 दूना 6 7 बटा 2, ये 7 बटा 2, ये 2 ऊपर चला गया तो 6 बटा 7 आ गया। यानी नदी की धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल आ गई 7। तो स्पीड ऑफ करंट क्या आती है? तो करंट इन दोनों के अंतर का आधा होता है, तो 7 माइनस 6 अपान 2, यह आ गया 1/2। यहां से करंट की चाल आ गई 1/2 और ये 1/2 क्वेश्चन में दिया है 1.5 के बराबर, 1.5 के बराबर दिया। तो 1 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 1.5 यानी 1 बराबर आ गया 3। 1 की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ नाव की गति पूछा है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? स्पीड ऑफ अप प्लस स्पीड ऑफ डाउन अपान 2। तो यहाँ पर अप 6 है और डाउन 7 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 7 6 13/2। अब देखिए 1 3 के बराबर है तो 13 किसके बराबर हो जाएगा? 39 के। तो अब ये हो जाएगा 13 की जगह पर हम लोग 39 लिखेंगे, 39/2 और 39/2 को लिखेंगे 19.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में नाव की चाल आ गई 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने ये घुमावदार क्वेश्चन था और ये एसएससी 2015 में आया हुआ भी है। इसको हम लोगों ने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर दूर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रही होगी? देखिए स्पीड ऑफ करंट दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ करंट दे, और ये दे दिया
कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आती है। यानी ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर की है, ए और बी। तो एक नाव ये 6 किलोमीटर, एक नाव ये जाती है 6 किलोमीटर और फिर वापस आती है। ये नाव बोट जाना और आना। तो जब वो जाएगी, धारा की दिशा अगर मान लीजिए कि ये है, ये करंट की दिशा है और नाव भी इसी दिशा में जाएगी, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम से जाएगी, और जब उल्टी आएगी तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम से आएगी। तो ये जाने और आने में उसे कुल 2 घंटा का टाइम लगा है, और इसी दूरी को उसने तय किया, जाने और आने में 2 घंटा का टाइम। तो स्पीड ऑफ अप क्या रहा होगा? स्पीड ऑफ अप कैसे निकलता है भाई? नाव की चाल और प्लस माइनस धारा की गति, तो -4 हो गया। स्पीड ऑफ डाउन कैसे निकलता है? तो नाव की चाल और इसमें धारा की चाल जुड़ जाती है। अब ये 2 चाल प्राप्त हो गई, एक धारा के विपरीत और एक धारा के अनुकूल, और दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। तो इस 6 किलोमीटर दूरी को धारा की विपरीत चाल से चलेंगे, यानी स्पीड ऑफ बोट -4 प्लस इसी 6 किलोमीटर को स्पीड ऑफ बोट +4 यानी डाउन स्ट्रीम, जो ये है, और ये कुल 2 घंटे का टाइम है। अब ये जो स्पीड ऑफ बोट है, इसको यहां पर आप देखिए, अगर हम चाहें तो इसे 2 से काट भी सकते हैं, यहाँ 6 कॉमन लेकर के, तो और या इसे हम गुणा कर सकते हैं। तो यहां आप स्पीड ऑफ बोट को हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6/x-4 प्लस 6/x+4 बराबर 2। तो ये देखिए, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 हम कॉमन ले लिए, ये सॉल्व करेंगे तो ये x+4 प्लस x-4 अपान x² -4² आ गया, और ये आ गया 2। तो ये इसे अब हम यहाँ पर देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये बन गया, तो ये हम 2 से इसे काट दें, 2 तिहाई 6, और ये आ जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x² -4², और यहाँ से देखिए ये 4 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 3x, और 2x 3 × 2x आ गया, 3 × 2x। तो ये आ गया x², और ये 6x -16 बराबर 0, ये आ गया। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो x² -9, देखिए यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करना। अभी मैं एक स्टेप और लिख दूंगा तो आपको क्लियर होगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, x² माइनस इसको 3 × 2x लिख देंगे, और ये -16 ही है, तो ये हो जाएगा x-3 का। देखिए ये जो यहाँ पर 3 है, ये x-3 का होल स्क्वायर, और ये 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 -9 और +9 इसमें हमने ऐड कर लिया है, तो -9 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएं, तो -9 -16 बराबर 0। तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया 25, x-3 आ गया 5, तो x बराबर आ गया, x बराबर 3 + 5 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पर नदी की जो नाव की जो चाल है शांत जल में वो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था और इसे सॉल्व करना था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप इजीली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें नाव की स्थिर जल में चाल आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए शांत जल में जो नाव की चाल है यानी स्पीड ऑफ बोट है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। और नाव की चाल को अगर हम यहाँ x मान लें तो x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर जाती है। ये दिया ही हुआ। अब कह रहा है कि परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। अब मान लीजिए कि धारा इस दिशा में हो और उसे इस दिशा में चलनी हो। ये नाव है और नाव की चाल ये है और ये धारा है। मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट, इसको हम लोग y मान। तो इस दिशा में जब नाव चलेगी तो इसी डिस्टेंस को यानी 6 किलोमीटर को ही तय करने में उसे ये जो टाइम है इसका 3 गुना टाइम लगता है। तो 3 बराबर यानी 1 का 3 गुना 3 घंटा। इसी डिस्टेंस को यानी 6 किलोमीटर को तय करने में अब कितना लगेगा? x यानी ये नाव की चाल है, इसमें से धारा की चाल घट जाएगी तो धारा की चाल y है, हम निकाल लिया। अब 3 दूना 6 तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। और x को हम लोगों ने नाव की शांत जल में चाल मानी तो ये आ गई 6। 6 माइनस 2 बराबर y है करंट की चाल, तो y बराबर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति क्या आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर, यानी ये धारा के अनुकूल पहले बात किया था। स्पीड ऑफ डाउन 14 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ अप दिया है 7 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि धारा की गति क्या हो। तो अब यहां पर देखिए डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड ऑफ अप अपॉन स्पीड ऑफ डाउन बराबर T2 अपॉन T1 होता है। T2 क्या है? T2 14 है। T1 क्या है? यानी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी इसको 7 हम लोग माने। ये हो गया 2/1, यानी स्पीड इसकी नहीं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़। अब देखिए नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत 7 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? स्पीड ऑफ डाउन में से स्पीड ऑफ अप निकाल करके 2 से भाग दे। स्पीड ऑफ डाउन 14 है, स्पीड ऑफ अप 7 है, तो ये 7/2 हो गया और ये हो गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते। एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती, यानी स्पीड ऑफ बोट दे दिया 7 तथा धारा के विपरीत उसकी गति 2.5। धारा के विपरीत यानी स्पीड ऑफ अप करंट 2.5। धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी? तो धारा की दिशा में गति निकालने के लिए हमको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो स्पीड ऑफ करंट निकालनी पड़ेगी।
तो स्पीड ऑफ अप होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। अब स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो स्पीड ऑफ करंट बराबर होगा स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ अप निकाल देंगे। तो स्पीड ऑफ बोट 7 है, स्पीड ऑफ अप जो है 2.5 है, तो ये आ जाएगा 7 में से इसको निकाल देंगे 4.5। तो स्पीड ऑफ करंट आ गई 4.5। अब स्पीड ऑफ डाउन निकालना है तो स्पीड ऑफ डाउन क्या होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट 7 है और स्पीड ऑफ करंट आ गई 4.5। ये आ गया 11.5 किलोमीटर पर आवर। तो 11.5 किलोमीटर पर आवर इसका धारा की दिशा में गति आ गई, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आ गई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ स्पीड ऑफ बोट दे दिया 9, स्पीड ऑफ करंट दे दिया 2.5। धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा प्रतिकूल, यानी स्पीड ऑफ अप हमको निकालना है। तो स्पीड ऑफ अप होता है स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ करंट निकाल देते हैं। स्पीड ऑफ बोट 9 है, इसमें से स्पीड ऑफ करंट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6.5। तो स्पीड ऑफ अप जो है 6.5 आ गया और इतनी किलोमीटर जाना है तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर 9.1 अपान 6.5। इस दूरी को स्पीड ऑफ अप से तय किया जाएगा, यानी 91/65 आ गया। 13 से कट जाएगा, 13 से 91, 13 5 65, यानी 7/5। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा 7 में 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 2 उतर जाएगा, तो 2 ये घंटा हो गया। इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। 12 25 60 और 12 दूनी 24, तो 1 घंटा 24 मिनट जो है टाइम लगेगा। तो 1 घंटा 24 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि नाव की गति दिया था, धारा की गति दिया था, धारा की प्रतिकूल गति निकाल लिया और इस प्रतिकूल गति से 9.1 किलोमीटर जाने में उसको टाइम लगा 7/5 घंटा। अब 7 बजे 5 घंटे को घंटा और मिनट में बदल लिया गया है, तो 1 घंटा 24 मिनट आया। आइए अब लास्ट और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती। तो मोटर बोट की गति स्थिर जल में क्या है? तो धारा की गति दे दिया, स्पीड ऑफ करंट दे दिया है 5 किलोमीटर। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, ये 50 मिनट में होता है। 50 मिनट टाइम लगता है। तो मोटर बोट की गति स्थिर जल में क्या है, यानी स्पीड ऑफ बोट निकालना है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट दिया है, तो स्पीड ऑफ अप क्या होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस माइनस स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड ऑफ डाउन होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। और इन्हीं की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट मोटर बोट है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ताकि ये s अपान b लिखने में दिक्कत हो। तो ये देखिए स्पीड ऑफ अप माने धारा के प्रतिकूल x माइनस धारा की चाल दिया है x माइनस 5 हो गया और यहाँ पर x प्लस 5। तो 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और धारा के अनुकूल आने में कुल 50 मिनट लगता है, 10 किलोमीटर। तो 10/x माइनस 5 प्लस 10/x प्लस 5, और ये दिया है 50 मिनट, इसको घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग देना। तो अब ये काट देंगे तो ये 5/6 आ गया। यहाँ हम 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/x माइनस 5 प्लस 1/x प्लस 5 हो गया और यहाँ हो गया 5/6।
अगर 5 से हम इसे काट दें तो ये 2 बार में कट गया, तो ये 2 हो गया। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ पर 1/6 आया। तो ऊपर देखिए ये 5 5 कट जाएगा तो ये 2 हो गया, यानी 4x ऊपर बचा और नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 25 और इधर बचा 1/6। और देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये हो जाएगा 24x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए इस 24 माइनस 24x को 12 गुणे 2x लिखना पड़ेगा और माइनस 25। अब देखिए ये 12 है तो 12 का स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 12 गुणे 2x। अब देखिए इसको हमने ऐड किया है तो इसे घटाना भी पड़ेगा, तो इस पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं x माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर, और देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और ये इधर आ गया, तो x माइनस 12 बराबर आ गया ये 13, तो x बराबर आ गया 12 धन 13 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। तो x हम लोग माने थे स्थिर जल में मोटर बोट की गति और वो आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है और इसे सॉल्व करना, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसे सॉल्व कर लिया तो जल्दी से आ गया। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ट्रिक्स कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके। और अभी तक मेरा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलती रहे। और इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए या टच कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हाँ, ये मेरे साथ थोड़ा है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक सरल भाषा में और पूरी डिटेल देते हुए आपको सॉल्यूशन बताया जाए और कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाए। तो ये वीडियो लगभग थोड़ी बड़ी हो गई जो मेरी जनरल वीडियो होती है, तो इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।